Yeah, welcome all to this webinar on financial planning and investment awareness. And today we will cover some basics of investing in wealth creation. So welcome नम्रता जी, मुझे आपका पार्टिसिपेशन दिख रहा है यहाँ चैट बॉक्स में, पहले आपका नाम नहीं पता चल रहा था. So you are also welcome to the webinar. Actually, thanks a lot to Namrata ji of NG Consultancy for actually taking this initiative. And आपने ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपके क्लाइंट्स के लिए to conduct this financial planning awareness program. एंड अब ज़्यादा देर ना करते हुए, सिंस काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं प्रोग्राम में, सो मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ आपकी परमिशन से. ओके, सो टुडेज ऑब्जेक्टिव इज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कैसे क्रिएट करें, आप ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं थ्रू इन्वेस्टिंग. सो ये जो हमारा टॉपिक है उसमें सिंस हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं या पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, सो सबसे पहले बहुत लोगों को ख्याल आता है कि यहाँ पे कोई ऐसा मैजिक फार्मूला बताने वाले हैं जिससे मेरा एक साल में पैसा डबल हो जाएगा. सो मैजिक फार्मूला तो डेफिनेटली बताने वाले हैं, पर पैसा एक साल में डबल नहीं होगा. अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो काफ़ी सारे रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ती है. सो मैं मेरा वेबिनार जनरली इसी बात से स्टार्ट करता हूँ कि देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर वेल्थ क्रिएशन. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी बड़ा पैसा कमाना है तो एक डिसिप्लिन्ड वे में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखनी बहुत ज़रूरी है. सो विद दिस स्टेटमेंट बेसिकली मैं मेरे प्रोग्राम में आगे बढ़ता हूँ. सो आज हम बात करेंगे दो फैमिली की. एक फैमिली छोटी फैमिली है जिनकी हस्बैंड वाइफ दोनों ही शायद नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और एक छोटी बच्ची है. और एक दूसरी फैमिली है जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं और साइज भी इस फैमिली की थोड़ी बड़ी है. अब इस दोनों फैमिली का कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हर महीने के खर्चे कैसे निकालें. घर की ईएमआई या स्कूल की फीस, या अचानक बच्चों के बर्थडे आ गए, पार्टी देनी है, आपने सोचा नहीं है और वहाँ पे 4-5 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा सिर पे आ गया. और इससे हर कोई गुजरता है. हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं नहीं तो 60 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी हमारे साथ. ये सारों की लाइफ में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं ये महीने के एंड में 2+2 4 कैसे हो. एंड इसके साथ साथ, इस प्रॉब्लम के साथ सामने आपके बहुत से ड्रीम्स भी हैं. आपको नई गाड़ी खरीदनी है, अपनी फैमिली को बड़ा घर लेके देना है, अगर सब कुछ सेट हो गया तो उनको फॉरेन के टूर पे भी लेके जाना है. ये सारों के ड्रीम है और भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे. सो ये जब सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत सारे लोग अपने आप को इन फोटोग्राफ्स में देख पा रहे होंगे. कोई छोटी फैमिली है, कोई बड़ी फैमिली है. और हमारे पास यहाँ पे चैट का एक बॉक्स खुला है. सो इन बिटवीन मैं आपसे कहीं ना कहीं आपको एंगेज करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए कुछ सवाल भी पूछूंगा. तो आप चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हैं जब मैं वो सवाल पूछूं तब. इज इट ओके विद एवरीवन? Actually, we have kept you on mute, so I assume that you're getting the instructions correctly. I can see some hands getting raised. Great, superb. So moving forward, इस फैमिली की जब हमने बात की है, हर किसी की फैमिली में आप ये कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं. किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को बच्चों की शादी करनी है, या छोटे भाई बहन जो बड़े हो चुके हैं उनकी शादियां करनी है, या बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका एजुकेशन का खर्चा आ रहा है. और ये एजुकेशन का बहुत बड़ा खर्चा होता है साहब. मैं आपको बता दूं कि मेरे पेरेंट्स ने जितना खर्चा मेरी पूरी ज़िंदगी के एजुकेशन पे किया होगा, उतना खर्चा आज मैं मेरी बिटिया की 1 साल की पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ. तो एजुकेशन का खर्चा जो पहले हम इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, आज की डेट में इंडियन सोसाइटिकल कंडीशंस जो हैं, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये खर्चे बहुत कॉमन हो चुके हैं और ये बहुत बड़े हो चुके हैं. और अगर ये सारे खर्चे बड़े हो गए, कॉमन हो गए, उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं तो डेफिनेटली आप लाइफस्टाइल के नाम पे फॉरेन टूर्स भी करते हैं. और एक सबसे बड़ा खर्चा है डेफिनेटली मेडिकल इमरजेंसी. ये खर्चा पहले इतना बड़ा नहीं था, मगर आज की डेट में ये खर्चा काफ़ी बड़ा हो गया है. जो पैसा कमाने वाला बंदा है फैमिली का, उसकी क्या हालत होने वाली है. डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू हैव स्लीपलेस नाइट्स. जो पैसा कमाने वाला है, मोटा मोटा
हर किसी से मैं यही सुनता हूँ कि यार रात की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि एक ही बात दिमाग में आते रहती है कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, फैमिली को एक अच्छे लेवल पे हम एक अच्छी लाइफस्टाइल पे कैसे लेके जाएंगे। ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि नहीं? यस, आई कैन सी लॉट ऑफ हैंड्स गेटिंग रेज्ड। ये काफी लोगों का प्रॉब्लम है। और अगर मान के चलिए ये सभी का प्रॉब्लम है कि आपको रात को नींद ठीक से नहीं आती है क्योंकि पैसे कमाने का टेंशन है, तो सबसे पहले आपको मेडिकल इमरजेंसी हिट करेगी। क्योंकि मैंने काफी डॉक्टरों से बात की है और एक चीज कॉमन है, आज 35 से 45 साल की बीच के लोग जो हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में हैं, उनको लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं। और आजकल हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसी दुनिया भर की बहुत हेवी बीमारियां जल्दी हो रही हैं और वो जल्दी ऊपर जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको पैसा कमाने की जो बात करने वाला हूँ, उससे पहले जरा एक छोटे से पैसा खर्चा करने की बात कर देता हूँ। और वो है मेडिकल इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है और ये आपको लेना ही लेना है। कभी अगर कोई फैमिली में आपके क्रिटिकल इलनेस या कोई ऐसी इमरजेंसी मेडिकल की आती है और अगर आपके पास एडिक्वेट मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है साहब, तो आपको हॉस्पिटलाइज करने में भी अपने पेशेंट को इतनी दिक्कतें आएंगी कि बात ना पूछें। और आज की डेट में क्रिटिकल इलनेस या कोई सर्जरी या माइनर कुछ भी प्रॉब्लम अगर हॉस्पिटल में आपको जाना पड़े 5-6 दिन के लिए, तो 4-5 लाख का बिल बहुत नॉर्मल हो चुका है। और किसी भी मिडिल क्लास पर्सन के लिए अचानक 4-5 लाख रुपया निकालना हेल्थ इश्यूज के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि हम पैसा तो कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसके बहुत से आगे कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, मगर सबसे पहले अपना मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस चेक करिए। अगर वो नहीं है या कम है तो कम से कम वो ले लीजिए। अगर छोटी फैमिली है तो 4-5 लाख का मेडिक्लेम एक बार आपके लिए काफ़ी हो सकता है। पर अगर आप बड़ी फैमिली है, आपकी फैमिली में सीनियर सिटीजन भी हैं कहीं ना कहीं, तो आप फैमिली फ्लोटर स्कीम्स चेक करिए जहाँ पे उन लोगों को एंट्री मिल सके। और अगर आप 5-6 लोगों की भी अगर बड़ी फैमिली है तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम होना ही चाहिए। और उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं। सो मेडिक्लेम इज अ मस्ट एक्चुअली। अब आगे बढ़ते हुए, जब मैंने आपको हेल्थ के फिटनेस के बारे में बात की, तो एक छोटा सा फाइनेंशियल फिटनेस का भी एक चेक हम कर लेते हैं, एक छोटा सा चेकअप। कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आप पैसा बचाते हैं रेगुलरली। यू कैन पुट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स एज यस एंड नो। क्या आप पैसा बचाते हैं महीने का कि उड़ा देते हैं सारा? बहुत से लोगों ने यस लिखा है, कुछ लोगों ने नो भी लिखा है। सही है, कई बार खर्चे इतने बढ़ चुके हैं कि भाई बचता ही नहीं है पैसा। ये सभी का प्रॉब्लम है। दूसरा, ईमानदारी से बताइएगा कि आप क्या अपने घर का हाउस होल्ड बजट बनाते हैं हर महीने के एंड पे, कि भाई ये अगले महीने मेरा इतना खर्चा होने वाला है, ये मेरी इनकम है, सामने मेरा ये इतना एक्सपेंस है। कुछ लोग यहाँ यस लिख रहे हैं, कुछ लोग ना लिख रहे हैं। 50% लोगों का मैं यस देख रहा हूँ, पर ज़्यादातर लोग नो भी लिख रहे हैं। आज का आपका सबसे पहला होमवर्क ये है कि आप घर जाके सबसे पहले अपना बजट बनाइए हाउस होल्ड। आप एक डायरी में, कोई उसका फॉर्मेट या टेम्पलेट नहीं है, सिंपल लिखिए कि आपकी इनकम के सोर्स क्या है और सामने आपके खर्चे क्या हैं। और आप विश्वास करिए 3 महीना खाली आप ये सिंपल एक्सरसाइज करेंगे तो आप जो पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, आपको उसका रास्ता दिखाई देगा कि आप एक्चुअली बजटिंग करते करते समझेंगे कि यार ये एक्स्ट्रा खर्चा हम बंद करके शायद कुछ पैसा बचा सकते हैं। और डेफिनेटली आज की शाम आप सब ये वेबिनार में ये छोटी और कॉमन चीजें सीखने नहीं आए, ये मैं भी समझता हूँ, मगर ये बेसिक्स अगर आप नहीं करेंगे ना तो फाइनेंशियल प्लानिंग या वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। ये उसके फाउंडेशन स्टोन्स हैं कुछ। प्लस मैंने तीसरा क्वेश्चन रखा है, डू यू हैव सफिशिएंट मेडिकल एंड इंश्योरेंस कवर। तो मेडिक्लेम की मैंने आगे बात की। वहीं इंश्योरेंस कवर की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं कुछ हो गया, आप रिसेंट एग्जांपल लीजिए, हमने किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कोरोना वायरस नाम का कोई डायनासोरस आ जाएगा और सडनली हमको लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। और दूसरा, हमको लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, यमराज की कृपा हम पे बनी रहेगी, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है, यमराज की कृपा कुछ ज़्यादा ही बन रही है। और लाइफ इंश्योरेंस कवर की जब हम बात करते हैं तो लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टन होते जा रही है। अचानक आज यंगस्टर्स की भी डेथ होते हुए हम देख रहे हैं कुछ कारणों से। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ेगा कि वी डोंट नो व्हेन वी विल गो अप।
तो उस सिचुएशन में आप मान के चलिए कि अगर कल को आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली में अगर सपोज आपके बच्चे बच्चियां आपकी वाइफ जो भी 3 4 5 लोग हैं, क्या आपने उनके 8 10 साल का प्रॉपर अरेंजमेंट किया है खर्चों का? तो इंश्योरेंस कवर एक ऐसी चीज है जिससे आपको अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया जिससे आपकी डेथ हो गई अनसर्टन, तो कम से कम लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान कवर्स के थ्रू आपकी फैमिली को आप एक अच्छा कवरेज दे सकते हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में या आपकी एब्सेंस में कम से कम 7 8 साल 10 साल तक उनका खर्चा निकाल सके। और लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? तो आपकी जो सालाना इनकम है, एनुअल इनकम, उसका कम से कम 10 15 गुना तो आपका लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। सो मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपकी सालाना इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और दूसरा, आपका 5 से 10 लाख रुपए का कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये मस्ट है। मैं यहाँ पे निषाद जी कोल्टे का नाम देख रहा हूँ, विलास जी तालेकर का नाम देख रहा हूँ, विरल ठक्कर का नाम देख रहा हूँ, काफी सारे नाम मैं देख रहा हूँ जो कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि बाकी सारे लोग भी पार्टिसिपेट करें जिनके नाम मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, जैसे सुभाष राणे साहब, शिल्पा कृष्णन जी, अगर आप इस वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं तो, पूजा मिश्रा जी अगर आप भी अटेंड कर रही हैं तो वी विल लव टू सी योर पार्टिसिपेशन। देवांश भोसले जी अगर आप भी इस वेबिनार में हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि आप पार्टिसिपेट करें। सो आगे बढ़ते हुए, लॉस ऑफ इनकम का मतलब है इमरजेंसी फंड्स। आपके हाथ में कम से कम आपका 1 साल 1.5 साल चल सके उतने खर्चे का इमरजेंसी फंड भी साइड में होना चाहिए। जैसे ये कोरोना वायरस की सिचुएशन हम सडनली देख रहे हैं, बहुत से बिजनेस को प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत से होटल के बिजनेस या ट्रैवलिंग के बिजनेस सडनली 3 4 5 महीने के लिए एकदम से ठप हो जाएंगे। तो कोई भी इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए 6 महीना, अगर 1 साल 2 साल आप नहीं कर सकते तो 6 7 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि बहुत से हस्बैंड अपनी वाइफ को यही नहीं बताते हैं कि मैंने पैसा कहाँ लगाया है, मैंने कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन मेल्स की मेंटेलिटी का। जब आपको अचानक कहीं कुछ हो जाएगा तो आपकी फैमिली को पता ही नहीं चलेगा कि आपने पैसे कहाँ रखे हुए हैं। और ये कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर हम देखते हैं। सो आप अपना बजट बनाएंगे, आप आज का जब होमवर्क करेंगे अपनी वाइफ को साथ में बिठाइए और बजट तो बनाइए ही, क्योंकि खर्चा पूरा उनके हाथ में है। इनकम भले आपके हाथ में है मगर घर की होम मिनिस्टर के खर्चे सारे उनके ही होम मिनिस्टर के हाथ में है, तो उन्हें साथ में रखिए। और एक पेज में आपने जहां जहां पैसे इन्वेस्ट किए हैं या लोगों को लोन दिया है या लोगों से लोन लिया है, वो एक पेज पे लिखिए। आपके डीमैट अकाउंट, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीजें एक जगह जमा करके रखिए, एक पेज पे लिखिए। सो दैट अगर आपको कल को कहीं कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को पता है कि आपने फाइनेंशियल सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स जो भी जमा किए हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं। चौथी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने नॉमिनेशंस नहीं किए हैं आपके बैंक अकाउंट में या डीमैट अकाउंट्स में या इंश्योरेंस पॉलिसीज में, तो प्लीज आप अपने नॉमिनेशंस जरूर करिए, ये बहुत जरूरी है। और नॉमिनेशंस तो एक बेसिक स्टेप है, ये आपको करना ही करना है। उसके अलावा अगर आपने विल नहीं बनाई है तो विल भी बनाइए, या आपके अगर पेरेंट्स एजेड हो चुके हैं और आपके प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, आप लोग भाई बहन हैं काफ़ी सारे घर में, तो पेरेंट्स को समझा के विल बनवा लीजिए। और आप भी अपनी विल बनाइए टू अवॉइड फैमिली डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर, ताकि अगर विल बनी हुई होती है तो घर की संपत्ति किसको मिले कितनी मिले ये सारा क्लैरिटी रहता है, और इस क्लैरिटी के अंदर फैमिली डिस्प्यूट नहीं होती है। मैं पिछले 20 साल से फाइनेंशियल मार्केट्स में काम कर रहा हूँ और मैंने इतने फैमिली डिस्प्यूट्स देखे हैं कि बात मत पूछिए। तो ये कॉमन सेंसिकल मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप ये बेसिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने फाइनेंशियल गोल भी डिफाइन करने हैं कि अगले 3 साल में मुझे मेरे इस फाइनेंशियल गोल के लिए कितना पैसा बचाना है, अगले 5 साल में इस बड़े खर्चे के लिए मुझे कितना पैसा बचाना है। इस तरह 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल का आपका फाइनेंशियल गोल अगर बनेगा तो आपके लिए वो पैसा कमाना उस गोल के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, बिकॉज आप अपने जो ड्रीम्स हैं उनको एक डायरेक्शन दे पाएंगे। सो जब आप बजट बनाएंगे अपने घर का हर महीने का, तो जब आप सारे नोट डाउन करेंगे एक पेज पे अपने एसेट्स, उसके साथ साथ आप अपने ड्रीम्स को भी लिखिए कि मेरा 3 साल में क्या गोल है फाइनेंस का और मैं ये गोल तक कैसे पहुंचना चाहूंगा। आई एम श्योर नम्रता जी के गाइडेंस में
आपको बहुत अच्छी आगे जाके एडवाइसेस मिलेंगी, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ज़रूर बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए, जब मैंने बात किया कि लोग थोड़ा फाइनेंस के मामले में आलसी होते हैं, पैसा तो सबको कमाना है, पर सामने जब पेपर वर्क की बात आती है, जो अगली स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया कि लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं अपने फाइनेंसेस पे। ये कुछ आरबीआई का डेटा है, जो अनक्लेम्ड मनी का डेटा है ये, और ये 2014-15 का डेटा है, अभी तो और भी बढ़ चुका है। आज की डेट में कम से कम 60 से 65 हजार करोड़ रुपए इन सारे अलग अलग हेड्स के अंदर में अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं, जिसमें बहुत से बैंक के इनएक्टिव अकाउंट्स आ गए, इंश्योरेंस के बहुत से इनएक्टिव पॉलिसियां आ गई, इनकम टैक्स के रिफंड आ गए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ गया जहां बड़ा पैसा पड़ा हुआ है। और ये सब पैसे क्यों अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं? बिकॉज शायद जो मेन पर्सन है वो गुजर चुका है और उनकी फैमिली को पता ही नहीं है कि ये पैसा जाके क्लेम करना है। और या आप इतने आलसी हैं कि आपने 5, 10, 15 हजार रुपए ऐसे ही बैंकों में छोड़ रखे हैं कि यार अब कौन वहां तक जाए और फिर से पूरा पेपर वर्क करके माथा पच्ची करे। सो ऐसे लोगों ने बहुत से हजारों करोड़ रुपए अनक्लेम्ड छोड़ के रखे हैं। आपके लिए शायद 5, 10, 15 हजार रुपए छोटी अमाउंट होगी, पर अगर मैं पूरे इंडिया का टोटल मारता हूं तो 60, 65 हजार करोड़ के ऊपर का मनी अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। सो चलिए, अनक्लेम्ड पैसे की बात तो हमने की है। अब एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरा वेबिनार सुन रहे हैं। कि 1990 में, यहाँ से आज बहुत सारे लोग इस वेबिनार में हैं जो 1990 में शायद 20-22 साल की उम्र में भी रहे होंगे। क्या कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आंसर कि पेट्रोल का, गैस का, खाने पीने का और एजुकेशन का क्या दाम था। जस्ट एक गैस मार्क जरा टाइप तो करिए चैट बॉक्स में, देखें आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वाह, विरल जी बोलते हैं पेट्रोल 55 रुपए था 1990 में। ओके विरल जी, ग्रेट। 47, 30। सो अलग अलग लोगों का अलग अलग दाम आ रहा है, और यहाँ पे कोई राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, एक जजमेंट ले रहे हैं हम, ताकि हमें आइडिया है कि भाई 1990 में हम कहाँ थे एज ए इकोनॉमी। सो एवरेज लोगों का मानना है कि भाई पेट्रोल अराउंड 25-30 रुपए था, गैस शायद 250-300 रुपया था, खाने पीने की चीजें शायद 25-30 रुपए में आ जाती थी। तो आप लोगों का जजमेंट काफी हद तक सही भी है। मोटा मोटा ये इस टाइप के कुछ प्राइसेस थे, 2, 4, 5 रुपए आगे पीछे 1990 में। यस, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया किसी ने, मसाला डोसा 5 रुपए का था। करेक्ट, सही है सर, ये सारी चीजें सस्ती थी। अब गेस करिए आज क्या दाम है, प्राइसेस। लुकिंग फॉरवर्ड योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। यस, कोई लिख रहा है गैस का 800 रुपए का दाम है। करेक्ट, आज के दाम, आज के दाम, एवरेज दाम, मैं सही या रॉन्ग में नहीं जाऊंगा, आज के दाम। करेक्ट, करेक्ट। फूड अप्रोक्सीमेटली 100 रुपया हो चुका है। अनिकेत जी कदम का आंसर आया है। कृष्णा नटराजन जी लिख रहे हैं गैस करेक्ट अराउंड 850 रुपए चल रहा है। एजुकेशन 1 लाख रुपया, मिस्टर गिरीश जी। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, काफी बढ़ गया एजुकेशन का प्राइस। सो आज के जो दाम है वो कुछ इस तरीके से हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा 50-60 रुपया, अराउंड 77-80 रुपीज के बीच में पेट्रोल चल रहा है बॉम्बे में। 150-200 रुपए के नीचे आप एक टाइम का अच्छा होटल में खाना नहीं खा सकते। एजुकेशन कम से कम 5 से 10 लाख रुपए पर ईयर तक जा चुकी है, अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग या मेडिकल या एमबीए वाले टाइप के कोई हायर एजुकेशन में जाते हैं। यस, और लाइफस्टाइल में फूड और भी महंगा हो गया। बड़े होटल्स में जाते हैं तो 400-500 रुपए की भी आपको होटल में फूड की थालियां या इस टाइप के डिशेस मिलते हैं। और गैस भी डेफिनेटली 800 के एवरेज पे पहुंच चुका है। वेरी करेक्ट, कृष्णन जी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 5 से 10 लाख रुपया एजुकेशन जा चुका है, विच इज वेरी करेक्ट। सो ग्रेट, सुपर पार्टिसिपेशन गाइज। एंड ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो किस चीज के कारण बढ़ रहे हैं? कैन एनीबडी ट्राई टू अटेम्प्ट इन द चैट बॉक्स कि ये जो प्राइसेस में बढ़त हुई है ये किस कारण से हुई है? सुपर, कृष्णन जी कह रहे हैं इन्फ्लेशन। काफी लोगों ने इन्फ्लेशन का जवाब दिया है, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मोर डिमांड, मोर डिमांड क्रिएट्स इन्फ्लेशन, बिकॉज डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो एक डायनासोरस है जो आपके परचेसिंग पावर को कम कर देता है। आपने जो भी पैसा बचा के रखा है उसके पावर को इन्फ्लेशन कम कर देता है।
एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं इसके लिए। मान के चलिए आज 6% इन्फ्लेशन चल रहा है, आज एवरेज 6% अगर इन्फ्लेशन, हालांकि इन्फ्लेशन के फिगर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, अभी करंटली 3.5-4% के आसपास चल रहा है, बट लाइफ टाइम इन्फ्लेशन इज क्लोज टू 6%। तो अगर 6% इन्फ्लेशन चलता रहा तो जितनी चीजें हम 10,000 में आज खरीद सकते हैं, उतनी ही चीजों को आप अगर मेरा चार्ट देखेंगे तो उन्हीं 10,000 रुपए की चीजों को खरीदने के लिए आपको अगले 10 साल में कम से कम 18,000 रुपए लगेंगे। अगर आप मेरा ये माउस का एरो देख सकते हैं तो वही 20 साल के अंदर आपको 10,000 के सामने 32,000 का खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि कीमत बढ़ रही है। हर टाइम इन्फ्लेशन के कारण आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, और इस तरीके से हमारा इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर कम करता है। सो अगर आपने सोचा है कि आपकी बच्चों की एजुकेशन को 10 साल के बाद 10 लाख रुपए काफी हो जाएंगे, तो पता चला 10 साल के बाद जब वो टाइम आएगा तो आपको एक्चुअली 18 से 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी इस चार्ट के हिसाब से। हालांकि ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, इससे ज्यादा ही बढ़ेगा, पर कम से कम मिनिमम इन्फ्लेशन के कारण इतना तो कॉस्टिंग बढ़ ही जाएगा। तो तभी आपका प्लानिंग प्रॉब्लम में आ जाएगा जो आज आपने सोचा हुआ है। अगर आपने बच्चों की शादी का प्लान किया 20 साल के बाद कि भाई 10 लाख रुपए के हिसाब से हो जाएगी शादी बच्चों की, तो तभी जब 20 साल के बाद वो रियल टाइम आएगा तो पता चला 10 लाख रुपए नहीं, एक्चुअली आपको 30-35 लाख रुपए का खर्चा लग रहा है शादी करने के लिए इन्फ्लेशन के कारण। सो इन सब का कहने का तात्पर्य क्या है? इन सब का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आपको इन्फ्लेशन सामने बीट करना है तो आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। सो अगर 6% इन्फ्लेशन है और आपकी इनकम अगर खाली 6% ही बढ़ेगी तो आप सिर्फ खर्चे कवर कर पाएंगे। आपको इन्फ्लेशन को खाली कवर नहीं करना है, आपको इन्फ्लेशन को बीट भी करना है ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकें और कुछ पैसे बचा भी सकें। सो इन्फ्लेशन एक ऐसा डायनासोरस है जो हमारे पैसे की वैल्यू को कम कर देता है डे बाय डे। सो इस पैसे की वैल्यू को बढ़ाने के दो ऑप्शंस हैं, एक आपकी इनकम बढ़े, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो आपने की हैं वो इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा स्पीड से बढ़ सकें। ये आज एक बहुत बेसिक चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी मूव अहेड। सो इन्फ्लेशन को अगर हमें बीट करना है, इस इन्फ्लेशन नाम के डायनासोरस को अगर हमको बीट करना है, तो हमारे पास सबसे अच्छा रामबाण इलाज या उसका ब्रह्मास्त्र क्या है? इसका ब्रह्मास्त्र है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमने बचपन में 7th या 8th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स या गणित की क्लास में पढ़ा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वीं अजायबी कहा गया है दुनिया की। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने कहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जितना पावरफुल फोर्स दुनिया में दूसरी कोई नहीं है, ये 8वीं अजायबी है। इट्स मैजिकल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट या तो रिटर्न पे रिटर्न, जिसको हम ब्याज पे ब्याज या रिटर्न पे रिटर्न की बात कर रहे हैं। सो मेरा इज माय वॉइस क्लियर नाउ? ओके। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और एल्स रिटर्न्स पे रिटर्न। तो हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे, आप खाली एग्जांपल ए को देखिए। अगर आपने 10,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 50 साल के लिए रख दिया है, जो 10-15 हजार रुपए की हम वैल्यू नहीं करते हैं कई बार, और यहाँ वहां 10-20 हजार रुपए छोड़ देते हैं, वही 10,000 रुपया अगर 8% सिंपल इंटरेस्ट मतलब सादे ब्याज पे मैं रखता हूँ तो 50 साल में 50,000 रुपया होता है। और वही 10,000 रुपया अगर मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जहां मिल रहा है उसे 50 साल के लिए रखता हूं तो वो 4.25 लाख रुपया हो रहा है। ऑलमोस्ट 47 टाइम्स। आप ए और बी का फर्क देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पे आपका पैसा सिर्फ 5 गुना बढ़ा है 50 साल में, वही पैसा 50 साल में आपका 47 टाइम्स बढ़ गया है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का डिफरेंस। और ये लॉन्ग टर्म के, अगर हम लॉन्ग टर्म के पीरियड को देखें तो ही ये ज़्यादा हमारे फेवर में आता है। अगर आप ये साइड का चार्ट देखें, जो साइड में मैंने चार्ट लगाया है, ग्रीन कलर की लाइन इज सिंपल इंटरेस्ट लाइन, जो बड़ी स्लो स्पीड से बढ़ रही है। वो बढ़ रही है सिंपल इंटरेस्ट की लाइन पर स्लो स्पीड से बढ़ रही है।
अगर उसके मुकाबले प्लीज आप देखेंगे रेड कलर की जो लाइन है वो अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट की लाइन है तो पहले 4 5 6 साल वो बड़ी स्लो स्पीड से बढ़ रही है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपके फेवर में आ रही है आप देखेंगे बाद में ये लाइन एकदम जोर से शूट अप हो रही है ऊपर। ये मैं इसका हमेशा एग्जांपल में बोलता हूँ कि भाई ये विराट कोहली की बैटिंग के जैसा है, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। एक बार आप क्रीज पे सेट हो गए तो जैसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हर बॉल पे चौके छक्के लगाते हैं, वैसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब आपके फेवर में आ जाता है 4 5 6 साल के बाद, आप देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है आपके इन्वेस्टमेंट में। उसकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो इतनी फास्ट है कि आप देखिए ये रेड कलर की लाइन ग्रीन कलर की लाइन को कितना जोर से बीट कर रही है ओवर ए लॉन्ग पीरियड। इसीलिए हम दो चीज की बात करते हैं, एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइफ में अगर वेल्थ क्रिएट करना है, आपको बड़ी संपत्ति बनाना है, आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं होना जरूरी है। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करें तो लॉन्ग टर्म होना बहुत जरूरी है, बिकॉज शॉर्ट टर्म 1 या 2 साल या 3 साल की बात करें तो पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। शॉर्ट टर्म में लॉसेस भी हो सकते हैं, मगर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें 10 साल 15 साल 12 साल, तो चांसेस हैं कि मार्केट में मंदी आने के बावजूद भी लोगों का पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आप अगर अभी करंट एग्जांपल देख लें तो किसी को पता नहीं था कि ये कोरोना वायरस के चक्कर में हमारा मार्केट 40% डाउन हो चुका है। आज जो 42,000 का सेंसेक्स था या जो 12,000 का निफ्टी था वो घट के 8,000 के अंदर आ चुका है और अभी भी पैनिक है सिस्टम में। सो जिन लोगों ने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो बोलेंगे कि भाई हमें तो लॉस हो रहा है, या जिसने 2 3 साल 4 साल पहले भी इन्वेस्ट किया होगा उसका आज माइनस में रिटर्न चल रहा है पोर्टफोलियो का। सो डेफिनेटली अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, और यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म 2 से 3 साल को लेके चल रहा हूँ, तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज हमारा वर्ल्ड बहुत डायनामिक सिचुएशन से गुजर रहा है। कल इंडिया या पाकिस्तान का वॉर हो जाए, कल अमेरिका चाइना का वर्ल्ड वॉर हो जाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए, या ये कोरोना वायरस नाम का एक डायनासोरस आ गया जिसको किसी ने नहीं सोचा था, तो वैसी सिचुएशन में मार्केट में मंदी आ सकती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही मिलता है। सो यहाँ से थोड़ा आगे, आई होप कि सबको इन्फ्लेशन वर्सेस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए 6% से ज्यादा रिटर्न कंटिन्यूसली निकालना बहुत जरूरी है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन वर्सेस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। Great. I'm seeing some replies in the chat box. Great. अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप पूछेंगे कि ये आएगा कहां से। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आपको पोर्टफोलियो में लाना है, ऐसे सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली आपको आपके पोर्टफोलियो में चाहिए, क्योंकि हर टीम को अपनी टीम में ऐसे विनिंग प्लेयर्स चाहिए रहते हैं। तो अगर आपको भी आपके पोर्टफोलियो में ऐसे विनिंग प्लेयर्स चाहिए तो क्या करना चाहिए, यहां से हम अब बेसिक्स से जरा हट के एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जितनी कम एज में जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा रहती है जब आपकी एज कम होती है। जैसे 20 से 35 साल की अगर आप उम्र में हैं तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत हाई है। धीरे धीरे जैसे आप 35 से 50 साल के बीच में आएंगे, आपकी शादी हो चुकी होगी, बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और 50 साल के बाद तो आपकी रिटायरमेंट के आसपास की उम्र आ चुकी होगी, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एकदम कम हो जाएगी। सो रिस्क टेकिंग से मेरा ये मतलब है कि जब कम उम्र में आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाईएस्ट है तब आप ज्यादा रिस्क लीजिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ इंडियन माइंडसेट, हमें बचपन से डिफेंसिव खेलना ही सिखाया गया है कि रिस्क मत लो, फेल हो जाओगे, गिर पड़ोगे, लोग हंसेंगे। हमको लोगों की ज्यादा चिंता है, हमारी खुद की चिंता नहीं है, हम रिस्क लेते ही नहीं है। जब यंग एज में मैं बोल रहा हूँ लोग रिस्क नहीं लेते, उसका मतलब ये है कि एफडी में पैसा लगा दो, सेफ्टी। एफडी क्यों एफडी में पैसा लगाएंगे कि भाई सेफ्टी है वगैरह वगैरह। तो हम रिस्क लेते नहीं है जब हम बेसिकली यंग एज में हैं। हम अपने आप को बहुत से बहाने बना के देते हैं कि यार मैं अभी कम उम्र में मैं इतना पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, मैं थोड़ा कमा लेता हूँ, फिर आगे जाके मैं कुछ रिस्क लूंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करें तो साथ में रिस्क भी आता है।
सो मैं सबको ये कहना चाहूंगा फिर से कि जितनी आपकी उम्र कम है उतना आपके करोड़पति बनने की गुंजाइश ज्यादा है। और आज के समय में जहाँ पे इतना सारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो चुका है वर्ल्ड मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में, आज की डेट में ये गोल्डन पीरियड चल रहा है हमारा इंडिया का भी, कि कम उम्र के लोग बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जनरली करते क्या हैं, हम जो भी कमाते हैं पहले खर्चा कर देते हैं। खर्चा करने के बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो सेविंग्स आपका हो जाता है, वरना वो सेविंग्स नहीं होता है। और हमें करना क्या चाहिए एक्चुअली, हमें करना ये चाहिए कि भाई जो भी हमारी इनकम आई है उसमें कम से कम 20% पैसा साइड में पहले बचा लीजिए। उसके बाद जो बचेगा उसका खर्चा करिए। इसका मतलब ये है कि पहले थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, थोड़ा कंट्रोल करिए। जो भी आप कमा रहे हैं पहले 20% नहीं बचा सकते हैं तो 10% बचाइए, 15% बचाइए, पर साइड में पहले वो बचत को साइड में कर दीजिए और फिर जो बचेगा फिर एक्सपेंस करिए। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है और मैं जानता हूं कि ये फॉर्मूला सुनने के लिए आप इस वेबिनार में नहीं आए, मगर मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। जब कम उम्र में आपकी शुरुआत होती है पैसा कमाने की तो लोग धड़ाधड़ खर्चे करने लग जाते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर। डेफिनेटली खर्चे करिए, मगर 15-20% पैसा साइड में रख लीजिए, उसके बाद जो बच रहा है उसका खर्चा करिए। अब जो आप पैसा बचा रहे हैं उसका आप करेंगे क्या, तो आप जो पैसा बचा रहे हैं उसको राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, जिस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिल सके। सो फार सो गुड। क्या ये स्पीड सही है या एम आई गोइंग स्लो और एम आई गोइंग वेरी फास्ट? ग्रेट। सो आई थिंक मेरी स्पीड तो ठीक है। सो आप जो पैसे बचा रहे हैं उसका राइट इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, जहां पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंडेड रिटर्न्स मिल सकें। सो लेट अस सी के हम इन्वेस्ट कहां करते हैं। आज की डेट में हम या तो फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो गोल्ड है, रियल एस्टेट है, या तो आर्ट्स है। ज्यादातर इंडियंस, या मैं बोलूंगा कि ज्यादातर करोड़पति इंडिया में रियल एस्टेट में बने हैं पास्ट में। किसी ने कहीं जमीन खरीद ली, किसी के पेरेंट्स ने 30-40 साल पहले उस खरीदी हुई जमीन के आसपास में आज की डेट में गवर्नमेंट ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया और उस प्रोजेक्ट के कारण आप की जमीन के भाव 10 गुना बढ़ गए। सो ज्यादातर करोड़पति इंडिया में बने हैं रियल एस्टेट की वजह से, जिनके बाप दादाओं ने कहीं ना कहीं एक पुरानी जमीन का टुकड़ा या कहीं फ्लैट या कहीं कुछ लेके रख लिया था और आज वो 10 गुना हो चुका है। पर आज मेरी या बहुत से मेरे टाइप के मिडिल क्लास में जो लोग हैं, हमारी ये सिचुएशन नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा रियल एस्टेट खरीद सकें। हम तो हमारा एक घर बन जाए वही बहुत हो जाता है, वही अगर बन जाए तो वही बहुत बड़ा सपना है। सो आज की डेट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो कारण है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए एक तो स्टार्टिंग में ही बहुत सारा पैसा चाहिए। आज 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपए के नीचे आपका कोई ढंग का इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाता, और बॉम्बे में तो शायद 1-1.5 करोड़ से ही सब कीमतें शुरू होती हैं। और दूसरा रियल एस्टेट का एक और बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप सपोज कहीं रियल एस्टेट ले लेते हैं, आपकी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी रियल एस्टेट में लगा देते हैं, एक्स्ट्रा होम या तो एक्स्ट्रा जमीन जायदाद, और अचानक आपको इमरजेंसी सिचुएशन में फंड की जरूरत पड़ गई, तो रियल एस्टेट इतना लिक्विड भी नहीं है कि आप तुरंत उसे बेच के पैसा निकाल सकें। सो जनरली आपको मालूम चलेगा रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा रोल है। जब आपको जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो आप रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं मिल पाएगी आपको, और आपको तभी काफी मुश्किलों का सामना आएगा। सो आज की डेट में रियल एस्टेट हर किसी के बस की बात नहीं है। अब दूसरे क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में एक तो है कैश विच मीन्स बैंक बैलेंस जो आपकी बैंक में पड़ा हुआ है। दूसरा है फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट्स, जहाँ पे सिंपल ब्याज के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जिसमें पीपीएफ है, आरबीआई बॉन्ड्स है, पोस्टल स्कीम्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स, सबसे बड़ा है एफडी, बैंक एफडी, कॉर्पोरेट एफडीज, डिबेंचर वगैरह वगैरह। आज इंडिया की मैक्सिमम सेविंग्स या इंडियंस मैक्सिमम जो पैसा बचा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट्स में या तो ब्याज की चीज़ों में ही लगा रहे हैं, जहाँ पे फिक्स ब्याज मिलता है।
सो मैं जानना चाहूंगा, अगर आप चैट पे मुझे बता सकें कि वाई पीपल इन्वेस्ट इन एफडीज, लोग एफडी में क्यों ज्यादा से ज्यादा पैसा डालते हैं। सम सिंपल पॉइंट्स अगर आप कोई चैट में शेयर कर सकें। यस मिस्टर लोकमत जी बोल रहे हैं सेफ्टी। यस विरल जी बोल रहे हैं फिक्स ब्याज, फिक्स इंटरेस्ट रेट, करेक्ट, सिक्योरिटी, पीपल फील सिक्योर, सुपर, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड इंटरेस्ट रेट। तो हेमराज जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है, गुड इंटरेस्ट रेट। तो आज की डेट में हेमराज जी एफडीज के ऊपर, जो नई एफडीज अगर आप करेंगे तो मोटा मोटा अराउंड 4.5% से 5.5 के बीच में है। यस 4.75 जैसे आईसीआईसी की है, और 3 साल 5 साल वगैरह का टाइम पीरियड लेते हैं। सो अगर आप मान के चलिए 4.75 या 5% आपको एफडी में ब्याज मिल रहा है, उस ब्याज पे आपको टैक्स भी लगता है। तो आफ्टर टैक्स रिटर्न अगर आप 20% के भी टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 5% के आपके ब्याज के ऊपर टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में बचता है 4% ओनली, या 3.75%। सो आफ्टर टैक्स एफडी रिटर्न्स आर नॉट मोर देन 4%, और बैंक उस पर टीडीएस काट के ही देता है। तो एफडी में आपको आज की डेट में आफ्टर टैक्स 4% से ज्यादा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहे हैं। सर आपका इन्फ्लेशन अगर 5.5-6% है और अगर आपको एफडी 4% दे रही है तो आप इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पा रहे हैं, एक्चुअली आपके पैसे की कीमत घट रही है। अगर आपने 10-20 लाख रुपया बैंक में डाल के रख दिया, सपोज मान के चलिए 4.5% पोस्ट टैक्स 4% रिटर्न पे, और अगर वो पैसा इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पा रहा है तो एक्चुअली रियल मायने में आपके पैसे की कीमत घट रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को कई बार ध्यान नहीं आता है। और दूसरा, सेफ्टी जरूर है बैंक में, एफडी में आप रखते हैं तो, मगर अभी तक अगर आपकी बैंक अगर उठ जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है तो पिछले साल तक आपका कितना भी एफडी हो, 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, आपका 1 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस था आरबीआई का। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको नहीं मिलेगा अगर बैंक उठ जाएगी तो। अब वो इस बजट में बढ़ा के गवर्नमेंट ने उसे 5 लाख रुपया प्रपोज कर दिया है। पर फिर भी अगर आप सपोज 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया एफडी में आपने रख दिया है ये सोच के कि मेरा पैसा सेफ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका पैसा सेफ जरूर है, मगर अगर बैंक को कुछ हो गया तो 5 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर बैंक उठ गई बीच में तो आपके 1 करोड़ रुपए भी अगर होंगे तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 5 लाख रुपए तक ही आपको मिलेंगे। जो पिछले साल तक 1 लाख रुपए था बढ़ के 5 लाख हुआ है, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। सो अगर, और बैंक को उठने के लिए क्या चाहिए, बैंक को उठने के लिए विजय मल्ल्या या नीरव चोकसी जैसे कुछ एनपीए अकाउंट्स मिल गए तो बैंक को उठने में टाइम नहीं लगेगा। हमने बीच में देखा है कितनी सारी प्राइवेट बैंक्स में भी प्रॉब्लम हुआ है, और कोऑपरेटिव बैंक्स में तो हर साल हम सुनते हैं 2-3 बैंक यहाँ वहां प्रॉब्लम में आई जाती है। सो ये बात अलग है कि इंडिया में बैंकों का उठना इतना कॉमन नहीं है, तो धीरे धीरे लोगों को अब आंखें खुल रही हैं। सो सेफ्टी पूरी नहीं है पैसे की, प्लस टैक्स एफिशिएंसी नहीं है। एफडीज आर नॉट सुपर टैक्स एफिशिएंट। और तीसरी कैटेगरी है इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जहां हम इन्वेस्ट करते हैं। अब इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर जब आप खरीदते हैं तो उसका क्या मतलब है, होता क्या है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो एक्चुअली क्या होता है। तो जब हम कोई शेयर खरीदते हैं, हम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और कंपनी का शेयर होल्डर बनने का मतलब है कि हम भी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। यस विरल जी और कुछ लोगों ने बताया है कि हम ओनर बनते हैं कंपनी में। हालांकि हमारे पास 100, 200, 500 या 1000 या 2000 शेयर होते हैं, जिससे कारण हमारी ओनरशिप का परसेंटेज बहुत कम होता है। मगर स्टिल अगर हम शेयर होल्डर हैं तो हम ओनर हैं कंपनी के। इसका मतलब यह है कि अगर कल को कंपनी अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट इनकर करती है
तो उस प्रॉफिट में एज अ शेयर होल्डर हमें भी पार्टिसिपेशन मिलता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, जो शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं। सो अगर मैं सिंपल, और ऑफ कोर्स जब आप इक्विटी शेयर बनते हैं, होल्डर बनते हैं, ओनर बनते हैं, और कल को अगर बिजनेस प्रॉफिट होने की बदले लॉस में चला गया तो हमें लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है फाइनेंशियल एसेट्स की, इक्विटी, इक्विटी शेयर्स में रिस्क भी है और रिटर्न्स भी है। इट इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपके पैसे कमाने के जरिए क्या क्या हैं? आदमी पैसा कैसे कमाता है? या तो वो सैलरी कमाएगा जॉब करके, या तो वो बिजनेस करके कुछ इनकम कमा लेगा, और वो कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देगा। अब आप मान के चलिए सैलरी से आप पैसा कमा रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। सो सबको लगता है कि भाई बिजनेस करने वालों को बहुत पैसा की कमाई होती है, बहुत प्रॉफिट होती है, पर हर हर बिजनेसमैन पैसा नहीं कमा पाता है। कोई बिजनेसेस में लॉसेस भी होते हैं। उसी तरीके से जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें भी लॉस हो सकता है। मगर लॉस और प्रॉफिट की बात अगर हम साइड में रखें, तो अगर सपोज मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं मेरा ऑलरेडी कोई बिजनेस चला रहा हूँ, तो मेरे पास नेचुरली इतना टाइम नहीं है कि मैं तीसरी या चौथी कोई दूसरी चीज में एंट्री कर सकता हूँ। तो मेरे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद लूँ और बिजनेस का मालिक बन जाऊँ और इनडायरेक्टली वो बिजनेस चलाऊँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस के शेयर्स खरीदते हैं तो बिना कुछ किए आप रिलायंस के मालिक बन गए इनडायरेक्टली, और आपको वो बिजनेस पूरा नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत नहीं है, रिफाइनरी खोलना या ये सब करना। आप एग्जिस्टिंग किसी के रनिंग बिजनेस में आप भागीदार बन गए, जो आपकी कैपेसिटी नहीं है चलाने की या बनाने की। तो जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और खरीदना भी चाहिए, क्योंकि हम कितने सारे बिजनेस खुद चलाएंगे, हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और हमारे पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई दूसरे जो लोग अच्छा बिजनेस चला रहे हैं उनके बिजनेस में सीधा जाके ओनरशिप ही ले ली जाए बाय बाइंग शेयर्स, राइट और नॉट? अगर आप रिलायंस खरीदते हैं तो मुकेश अंबानी आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप टाटा के शेयर्स खरीदते हैं तो रतन टाटा आपके लिए काम कर रहे हैं। आप इन्फोसिस का शेयर खरीदते हो तो नंदन नीलेंकनी जैसा एक टॉप माइंड आपके लिए काम कर रहा है। सो पैसा कमाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसी में हम कंपनीज के स्टेक, कंपनी में शेयर्स भी खरीद सकते हैं, एंड ये सारे लोगों को काम पे लगा सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो शेयर्स, इक्विटी शेयर इन्वेस्टिंग के ऊपर है। सो एक तो आप बिजनेस चला रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर बन के, दूसरा आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी इक्विटी शेयर्स में अवेलेबल है। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग में मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा कि मारुति का आईपीओ जब आया था 2002-3 के आसपास, तो 125 रुपए के आसपास वो आईपीओ आया था। मान के चलिए आपने 2 लाख रुपए का आईपीओ एप्लीकेशन भर दिया, और आपके दोस्त ने 2 लाख रुपए की मारुति की कार खरीद ली। अगर आप आज उनको कंपेयर करें, आपने मारुति के आईपीओ में 2 लाख रुपए का एप्लीकेशन भरा था, 125 रुपया पर शेयर, और आपके फ्रेंड ने जाके मारुति की कार खरीद ली थी। आज शायद कौन आगे है प्राइस टर्म्स में या वेल्थ के टर्म्स में? विरल जी बोल रहे हैं शेयर वाले, करेक्ट। मारुति शेयर जिन्होंने खरीदा 125 रुपए में 2002-3 के आईपीओ में, आज वो शेयर 6000 के आसपास चल रहा है, जो ऊपर में 10,000 रुपए का दाम भी गया था। सो 125 रुपए वाला 6000 हो गया, इसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर वेल्थ। और जिसने मारुति की कार खरीदी, वो कार शायद 5, 6 या 7 साल में डेप्रिशिएट होते होते डब्बा हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मारुति कार न खरीदें, मारुति कार जरूर खरीदें, मगर ये है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ गुड बिजनेस। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां पे 100-200 रुपए वाला या 300 रुपए वाला शेयर 2000 हो गया, 5000 हो गया, 10,000 हो गया। जैसे आइशर मोटर, आइशर मोटर में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया 2008-9 के आसपास 700-800 रुपए, 900 रुपए के शेयर्स में, वो शेयर ऊपर में 30,000 गया था और आज कुछ 17-18 हजार रुपए चल रहा है, जो भी प्राइसेस होंगे आज के।
डीमार्ट के अभी आईपीओ में जिसने इन्वेस्ट किया था आज 299 300 रुपए में आईपीओ में जो डीमार्ट का शेयर मिला था, आज डीमार्ट का भाव है क्लोज टू 2100 रुपया। इस मंदी में भी इतना नहीं गिरा है। टीटीके प्रेस्टीज सुपर्ब, विलास भाई टीटीके प्रेस्टीज बहुत बढ़िया आंसर। ऐसे बहुत से शेयर हैं और साथ में ऐसे बहुत से शेयर्स भी हैं जिसमें आपका पैसा जीरो हो गया, जैसे कि यस बैंक। यस बैंक तो अभी भी चलो कुछ भाव मिल रहा है, पर किंगफिशर, सत्यम कंप्यूटर्स में भी एक टाइम पे ये हाल हुआ था, कैफे कॉफी डे, करेक्ट, ऐसे बहुत से शेयर हैं। एसआर ऑयल जिसमें 100 रुपए का दाम 10 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया या जीरो हो गया। तो जब हम शेयर में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो बहुत से अच्छे एग्जाम्पल भी हैं और बहुत से बुरे एग्जाम्पल भी हैं। सो एक कॉमन पब्लिक के लिए, एक जो कॉमन आदमी है जो एक लिमिटेड पैसा कमा रहा है, सैलरीड एम्प्लॉय है या एक छोटा बिजनेसमैन है, क्या वो इक्विटी खरीदे कि ना खरीदे? डेफिनेटली इक्विटी खरीदे, पर इक्विटी में हाई रिटर्न भी है और हाई रिस्क भी है। तो इक्विटी खरीदने के लिए कुछ डिसिप्लिन्ड वे में कुछ अप्रोच है जो मैं आगे शेयर करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। सो हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का रिस्क मैट्रिक्स। सबसे पहले है कैपिटल ग्रोथ। ग्रीन कलर का बॉक्स देखेंगे आप तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, इक्विटी के जो ग्रोथ फंड्स होते हैं, ग्रोथ फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड ग्रोथ फंड्स, ये दोनों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलता है और इन दोनों में रिस्क भी है। उसके बाद से हाई रिस्क हाई रिटर्न में आ गए आपके ग्रीन कलर के बॉक्सेस। फिर आप देखेंगे तो फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स हैं, बॉन्ड, डिबेंचर, इनकम, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह, ये सारों में फिक्स रिटर्न है 6%, 7%, 8%। और सामने रिस्क भी बहुत कम है, इनमें डिफॉल्ट होता है मगर कम है, पर रिस्क है, जीरो नहीं है बिल्कुल। और लास्ट में एकदम जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ कोई बिल्कुल भी जिसमें रिस्क नहीं है, वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें 4.5, 4.6%, 4.5% ही हमें रिटर्न छूट रहा है। सो हाई रिस्क हाई रिटर्न। और हर किसी के पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं और आप कम एज में हैं तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स। और आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड्स टाइप की जो डेट मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए। सो ये प्योरली आपकी पर्सनल रिस्क प्रोफाइल के ऊपर है कि कौन से चीजें आपकी बास्केट में कैसे होनी चाहिए, पर आपकी बास्केट में, पोर्टफोलियो में सारी चीजें होनी चाहिए। खाली शेयर्स ही नहीं होने चाहिए, खाली बॉन्ड नहीं होने चाहिए, खाली एफडी नहीं होना चाहिए। थोड़ा एफडी, थोड़ा बॉन्ड, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा बैंक में पैसा भी पड़ा होगा जो आपने कंटिजेंसी के लिए रखा हुआ है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे कॉमन, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एक कॉमन आदमी के लिए है वो क्या है कि कहाँ पैसा लगाऊं, कितना लगाऊं, इसमें कितनी सेफ्टी है, रिटर्न्स कितने मिलेंगे, कल डॉलर क्या होगा, क्रूड क्या होगा, चाइना में किधर क्या होने वाला है, मोदी जी क्या बोलने वाले हैं, पॉलिटिकल रिस्क कितना है, इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा। ये सारी चीजों पे आपका मार्केट ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। तो क्या आप एज अ कॉमन पर्सन, आपके पास इतना टाइम है कि ये डे टू डे मार्केट ट्रैक कर सके? बहुत लोगों के पास होगा टाइम और बहुत लोगों के पास नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्या आपके पास एक्सपर्टाइज है ये सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने की और इसके ऊपर रिसर्च करने की और इसका स्टॉक मार्केट में इफेक्ट देखने की? नहीं है। एक कॉमन आदमी जब इक्विटी शेयर खरीदना चाहता है तो दो रास्ते हैं। इक्विटी शेयर आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, थोड़ा सा आपको एक उसके लिए अच्छी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी जो आप नम्रता जी के जैसे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर आपको दे रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर आप कम पैसा लगाना चाहते हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए, तो म्यूचुअल फंड्स कुड बी अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड अगर आपके पास टाइम है डेफिनेटली आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज, सबसे बड़ा एडवांटेज है स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल। आज आदमी अपने आप को, जो भी मैं इन्वेस्टर के साथ मिलता हूँ, और इंडिया में मैंने ऐसे प्रोग्राम्स कम से कम 200 से 300 प्रोग्राम्स किए और 8 से 10 हज़ार लोगों का मैंने सेमिनार्स लिया है।
सबसे पहला बहाना लोग ये देते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, छोटे मोटे पैसे से क्या होने वाला है, कुछ मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। आप SIP के माध्यम से 500-1000 रुपया पर मंथ के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो SIP के थ्रू छोटे इन्वेस्टमेंट्स आर पॉसिबल। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फंड मैनेजर इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, डोनाल्ड ट्रम्प अगर कोई एक्शन लेगा चाइना के ऊपर तो कहाँ जाएगा मार्केट, ये सारी चीजों का रिसर्च फंड मैनेजर कंटिन्यूसली करता है। तो एक कॉमन आदमी के मुकाबले फंड मैनेजर की कैपेसिटी ज्यादा होती है ये समझने की कि पैसा या मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो आप अपना पैसा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं डेफिनेटली अच्छे एडवाइजर्स के साथ, और आप थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में भी पार्क कर सकते हैं जहां पे आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर का गाइडेंस मिल रहा है एट अ लोअर कॉस्ट। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स का कि इजी लिक्विडिटी है, इजी एंट्री इजी एग्जिट। 24 से 48 घंटे में आपको पैसा वापस मिल जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बहुत फास्ट हो गई है। तो जब हम अगर कंपेयर करते हैं बहुत से दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के मुकाबले, तो म्यूचुअल फंड्स आल्सो ऑफर यू लॉट ऑफ गुड एडवांटेजेस। प्लस सेबी भी दिन बाय दिन धीरे धीरे काफी टाइट होती जा रही है, तो थोड़ा स्कैम्स वगैरह कम हो गए हैं। ये बात अलग है कि मार्केट में तेजी मंदी चलते रहेगी और आगे जाके स्कैम्स भी होते रहेंगे, और हमेशा फंड मैनेजर सही नहीं होते, फंड मैनेजर भी गलत होते हैं। आज की डेट में म्यूचुअल फंड भी कम से कम 15 से 25% डाउन है, कोई कोई म्यूचुअल फंड 30% भी डाउन है, क्योंकि मार्केट ही डाउन हो चुका है। पर जहां मार्केट अगर 40% डाउन है तो म्यूचुअल फंड्स खाली 22, 23, 24% ही डाउन है, और अच्छे म्यूचुअल फंड्स कहीं कहीं कोई कोई म्यूचुअल फंड खाली 18% ही डाउन है या 20% ही डाउन है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा पैसा लगाना बनता है। अब आइए आज की सबसे बेहतरीन स्लाइड की तरफ नजर करते हैं जो आपको करोड़पति बना सकती है। मैंने एक स्टेटमेंट कहा था आगे, स्टार्टिंग अर्ली। आप जितना जल्दी पैसा इन्वेस्ट करना चालू करेंगे कम उम्र में, उतना ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो जितनी कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था उसके ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मान के चलिए आज आप 20 साल की एज में हैं, आपकी एज है 20 साल, और आपने सोचा है कि हम 60 साल में रिटायर होंगे। आप ये अगर एरो देखेंगे तो आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, और मान के चलिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP के माध्यम से हर महीना इक्विटी म्यूचुअल फंड में 2050 रुपया लगाते हैं, और आपको 15% कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है हर साल, 15% कंपाउंडेड रिटर्न। हालांकि आगे जाके ये 15% नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, मगर मान के चलिए 15% एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिया है कि आपको हर साल 15% मिलता है। मतलब 20 साल की उम्र से आप 60 साल की उम्र तक हर महीना 40 साल तक आपने हर महीना 2050 रुपया लगाया है पर मंथ, और आपको 15% कंपाउंडेड रिटर्न हर हर साल मिल रहा है। तो आपको 60वें साल के एंड में कितना मिलेगा, जरा चैट बॉक्स में मैं कुछ आंसर्स देखना चाहूंगा। आप गैस करिए, कोई राइट और रॉन्ग का हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। गैस करिए कि 2050 रुपया हर महीने आप लगा रहे हैं, 40 साल के बाद 15% हर साल की कंपाउंडिंग में वो 60वें साल में कितना पैसा बनेगा। आई एम लुकिंग फॉर आंसर्स इन चैट बॉक्स। बहुत सारा पैसा मिलेगा, निशाद जी बोल रहे हैं, प्रशांत जी बोल रहे हैं 2 करोड़ मिलेगा। वेरी गुड। एनी मोर आंसर्स? 50 लाख, 1 करोड़, 14,70,000, कोई बोल रहा है 1.5 करोड़ मिलेगा। करेक्ट। तो सबने अपने अपने हिसाब से एक अजम्पशन दिया है, आप सही से, सभी लोग सही हैं, कोई गलत नहीं है। पर मैंने एक और स्टेटमेंट बताया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी पावर है। तो ये छोटी सी अमाउंट 2,000 रुपए की अगर हम हर साल 15% कंपाउंडिंग करते हैं, तो ये 60वें साल के एंड में बनता है 4.25 करोड़ रुपए। क्या ये कम है? 4.25 करोड़ रुपया बन रहा है सर।
सो ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड। आज इतना कम पैसा, 2000 की वैल्यू क्या है। आप वीकेंड पे फैमिली के साथ मॉल में जाइए, मॉल में आप एक आध अच्छी पिक्चर देखेंगे, कोई मल्टीप्लेक्स में एक दो आप पॉपकॉर्न खरीदेंगे बच्चों के लिए और पेप्सी कोला कोको कोला पियेंगे और 2000 रुपये का खर्चा हो जाता है। सो 2000 रुपये की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। सो जो लोग 2000 रुपया भी बोलते हैं हम नहीं बचा सकते क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, वो अपने आप को क्या बना रहे हैं, बेवकूफ। अब अगर सपोज आपने 20 साल की उम्र में ये स्टार्ट नहीं किया होता इन्वेस्टिंग और आपने 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया, बिकॉज आप जब इस टाइप के कोई वेबिनार या वर्कशॉप में आए तो काफी सारा टाइम जा चुका था, तो 30 साल में आपको हर महीने 8,500 रुपये लगेगा 4.5 करोड़ के कॉर्पस के लिए एट 15% कंपाउंडिंग पर एनम। अगर आपने 40 साल में शुरुआत की तो 35,000 रुपया आपको हर महीने लगाना पड़ेगा SIP में टू गेट 4.6 करोड़ एट 15% कंपाउंडिंग। और अगर आपने 40 साल में भी शुरू नहीं किया और 50वें साल में करते हैं तो 1,80,000 रुपये आपको हर महीने लगाने पड़ेंगे टू गेट 5 करोड़। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अब जितना लेट कर रहे हैं उतना आपको फिर ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है जो आपके लिए महंगा पड़ता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40-45 साल में और आपने नहीं किया तो आप अभी भी नहीं करें। मैंने 5 करोड़ का एग्जांपल लिया है, आप 50 लाख के हिसाब से आज भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। आप 15 साल के लिए करिए, 20 साल के लिए करिए, जरूरी नहीं है कि आप लंबे समय के लिए ही करें। पर ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि आप जितना समय गंवाएंगे उतना आप करोड़पति लेट बनेंगे। योर बिकमिंग अ मिलियनियर विल गेट डिलेड। आप पैसा उतना ही लेट कमाएंगे जितना आप लेट इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। सो जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करें उतना अच्छा है। दूसरा इसी को एक दूसरा तरीका नजरिया देखने का, जिसने 20 साल में इन्वेस्टमेंट किया उसने कैपिटल कितना लगाया पूरे जिंदगी में, 2000 रुपए के हिसाब से उसने सिर्फ 9,84,000 लगाया है, 9,84,000, और सामने 4.5 करोड़ रुपया मिल रहा है। खाली 2% कैपिटल डिप्लॉयड। आज आप कोई छोटी सी दुकान भी लगाते हो बिजनेस करने के लिए तो उसमें भी 25-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, स्टॉक भरना पड़ता है, 2-3 लोगों को सैलरी देना पड़ता है, तब जाके आपकी वो छोटा बिजनेस चलता है और रिटर्न्स 20-25% ही आता है। तो क्यों ना किसी और के दूसरे के बिजनेस में भी ये पैसा लगाया जाए और जल्दी लगाया जाए। तो जिसने 20 साल की उम्र में शुरू किया SIP उसको 2% खाली कैपिटल डिप्लॉयमेंट आया, फिर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे तो इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, मगर ये अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखने का दूसरा नजरिया है कि लेट न करें। जिस दिन जागो उस दिन सवेरा, लेट न करें। कल के कल नम्रता जी को रिक्वेस्ट करके अपना म्यूचुअल फंड सेगमेंट का अकाउंट को एक्टिवेट करवा के 1,000, 2,000, 500, 5,000 जिसकी जो कैपेसिटी है वो SIP स्टार्ट करें। और एक तरीका है, मैं आपको दिखाता हूं कि आप अगर लेट करते हैं तो कैसे होता है आपका वेल्थ क्रिएशन का प्रॉब्लम। मान के चलिए आप 25 साल के हैं, आपने 1,000 रुपया हर महीने लगाया है, जस्ट 1,000 रुपया, नीचे आप देखेंगे 1,000 रुपया, और मान के चलिए 15% मेरे को कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न नहीं मिल रहा है, सिर्फ 12% मिल रहा है कंपाउंडेड रिटर्न। और 25 साल की उम्र में मैं हर महीना ये पैसा लगाता हूँ 60 साल की उम्र तक, सिर्फ 1,000 रुपया लगा रहा हूँ और मान के चलिए 12% ही कंपाउंडेड रिटर्न्स मिल रहा है। तो 25 साल की उम्र से 60 साल तक हर महीने मैंने 1,000 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सामने मेरा 65 लाख रुपया बन रहा है 1,000 का। अगर मैं यही 5 साल लेट करता हूँ, 30 साल की उम्र से चालू कर रहा हूँ, तो 65 के बदले 35 लाख बन रहा है खाली 5 साल डिले। और 5 साल डिले करता हूँ, अपने आप को बेवकूफ बनाता हूँ कि नहीं यार खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, पैसा ही नहीं बच रहा है,
अभी नम्रता जी के पास में एसआईपी चालू नहीं कर सकता, बहुत खर्चे करने हैं, आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप अपने ही बच्चों के भविष्य को और अंधकारमय बना रहे हैं बाय डिलेइंग दिस इन्वेस्टमेंट। हर 5 साल की डिले आपकी वेल्थ को आधी कर रही है। आप साइड में ये स्क्रीन देखेंगे साइड का, every 5 year डिले इज रिड्यूसिंग योर वेल्थ बाय हाफ। सो अगेन, कोई भी दिन लेट नहीं हुआ है अभी भी। जब भी आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्टिंग। तो जो बचा हुआ समय है उसमें एटलीस्ट आप 10 साल 15 साल की पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंजॉय कर सकें। एक और सिंपल तरीका है एसआईपी के बारे में, मैं अगर सबसे सिंपल बात करूं तो मैंने आगे ऑलरेडी रिपीट की है, छोटा पैसा पॉसिबल है। आप बहुत कम पैसे से 500 रुपया पर मंथ से भी एसआईपी चालू कर सकते हैं। सो छोटा पैसा पॉसिबल है, 1000 2-3 हजार रुपए तो आज कोई भी अफोर्ड कर सकता है, तो एसआईपी चालू करिए। दूसरा, एसआईपी को और भी एक नए तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एसआईपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मान के चलिए आप हर महीने 1000 रुपया लगा रहे हैं, और मान के चलिए आप राइजिंग मार्केट का सिनेरियो पकड़ के चलिए कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर जा रहा है और आप हर महीने 1000 रुपया लगा रहे हैं। पहले महीने मान के चलिए आपने 10 रुपए की एनएवी पे पैसा लगाया, दूसरे महीने 12 रुपए की एनएवी पे पैसा लगाया, मार्केट ऊपर चला गया। तीसरे महीने मार्केट और ऊपर चला गया, आपने 14 रुपए की एनएवी पे पैसा लगाया, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मजा आ रहा है आपको भी और मार्केट को भी, सबको मजा आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप पैसा लगाए जा रहे हैं। आप देखिए आपको यूनिट्स कितना मिल रहा है, 10 पे 100 यूनिट मिला, 12 रुपए पे 83 मिला, 14 रुपए पे 71 मिल रहा है। ठीक है, यूनिट्स घट रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है यूनिट्स घट रहे हैं। अब फॉलिंग मार्केट का सिनेरियो देखिए, आपने 10 रुपए लगाए, 10 रुपए में लगाया 1000 रुपया पर मंथ एसआईपी, आपको 100 यूनिट मिले 10 रुपए की एनएवी पे। गलती से मार्केट नीचे आ गया, 10 का 8 रुपया हो गया यूनिट का भाव, एनएवी मतलब जो म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है वो घट के 10 का 8 रुपया हो गया, मतलब मार्केट घट गया। अरे बाप रे, मार्केट घट गया, अब क्या होगा? यस, मार्केट घट गया है, प्रॉब्लम है, पर आपको यूनिट्स कितने मिल रहे हैं? 125। मार्केट और घट गया 6 रुपया, आपको यूनिट कितना मिल रहा है? 166। आप देखिए सिंपल, बढ़ते हुए मार्केट में आप कम माल खरीद रहे हैं और घटते हुए मार्केट में आप ज्यादा माल खरीद रहे हैं। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रशांत जी ने। एनएवी मतलब जो म्यूचुअल फंड का यूनिट का भाव होता है, जैसे शेयर में शेयर का भाव होता है स्टॉक मार्केट में, वैसे ही म्यूचुअल फंड की हर यूनिट के भाव को एनएवी कहा जाता है। और ये ग्रीन कलर और रेड कलर आप देखिए, आप बढ़ते हुए मार्केट में फिक्स पैसा डाल रहे हैं 1000 रुपया, तो आप माल, आपका हर बढ़ती हुई प्राइस पे माल कम आ रहा है, मतलब क्वांटिटी कम आ रही है यूनिट्स, और गिरते हुए मार्केट में ये यूनिट्स बढ़ रहे हैं। इसका सिंपल मतलब है आप तेजी में कम माल खरीद रहे हैं और मंदी में ज्यादा माल खरीद रहे हैं। और ये नेचुरली सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट करने का। सबसे बेहतरीन फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि मंदी में ज्यादा माल खरीदो क्योंकि सस्ता मिल रहा है, तेजी में कम खरीदो बिकॉज महंगा मिल रहा है, कभी भी मार्केट गिर सकता है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? सो रूपी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग में जब आप 5 साल या 10 साल या 15 साल के लिए जब एसआईपी करते हैं, तो आप हर महीना पैसा लगाते हैं, तो उसमें अगर मार्केट खराब भी हो गया 1 साल के लिए, तो 10 साल के बाद 12 साल के बाद आप देखेंगे एवरेजिंग करते करते आपको फिर भी बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। तो जिन लोगों ने 2008 की मार्केट देखी है, 2008 की मार्केट में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और ऐसे ही मार्केट कम से कम 40-50% डाउन हो गए थे और पैनिक आ गया था मार्केट में कि ये मार्केट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर 1 साल 2 साल मार्केट खराब रहा, उसके बाद 2007 या 8 में जितने लोगों ने एसआईपी चालू की थी, आज की डेट में अगर पिछले साल तक का हम पीरियड देखते हैं तो उन लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया, बिकॉज मंदी में उन्होंने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। और मंदी में म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर अच्छा शेयर पकड़ सकते हैं बिकॉज उनकी रिसर्च भी अच्छी रहती है। सो कोई भी अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जो अच्छी रिसर्च कर रहा है आपको अच्छे शेयर्स रेकमेंड कर सकता है मंदी में। सो मंदी के टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, पर हम करते हैं उल्टा। मंदी में लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं।
मंदी में म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रूप से इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट और लाजवाब तरीका है। इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, आप अगर आज 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया एक दिन में एक ही दिन में लगाएंगे पैसा, तो शायद आपको झटका लगेगा अगर मार्केट और 5-6 दिन में नीचे आ गया तो, क्योंकि आपने एक साथ 10-15-20 लाख रुपया लगा दिए। पर आप अगर 5-5 हजार रुपया हर महीने लगाएंगे तो आपकी जो जेब है या आपकी जो बैंक बैलेंस है उसको इतना जोर का झटका नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक आम आदमी के लिए इसके जितना अच्छा इंडिया में कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं है। और इस बात पे मैं कहीं भी आ सकता हूं आपके साथ ओपन डिबेट करने के लिए। एक सिंपल और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कितने लोग स्मोक करते हैं, कितने लोग सिगरेट पीते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, और अगर नहीं भी लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग स्मोक करते हैं, मान के चलिए आप 5 सिगरेट रोज अगर पीते हैं तो 15 रुपए की पर सिगरेट के हिसाब से 75 रुपया आप रोज खर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब आप महीने में 2200 से 2500 रुपए की सिगरेट पी रहे हैं। और आप 65 साल की उम्र तक अगर आप मान के चलते हैं सिगरेट का भाव सेम रहा, और आप आज 30 साल के हैं, आपकी उम्र 30 साल की है, आप 9.5-10 लाख रुपए की सिगरेट पी जाएंगे। वही 2250 रुपया मैं पर मंथ ग्रोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देता हूं। तो अगर मैं मान के चलूं 15% मुझे कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलता है, तो 65 साल की उम्र तक 3.5 करोड़ रुपया मेरे को मिल जाएगा, मेरे हाथ में आ रहा है। मतलब 35 साल तक मैंने 2250 रुपया इन्वेस्ट किया हर महीने एसआईपी के थ्रू, और 15% अगर मुझे कंपाउंडिंग मिला, जो अलग अलग रेट मिल सकता है, आपको 12 भी मिल सकता है, 16 भी मिल सकता है, 11 भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड देयर इज नो गारंटी फॉर द सेम। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। ये मेरा सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते तो पीना चालू रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। उससे आईटीसी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे, मगर जितने की आप सिगरेट पी रहे हैं उतना आप एसआईपी चालू कर दीजिए साइड में। तो गलती से आपको कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, बीच में कुछ भी हुआ, एक 65 साल की उम्र तक अगर आप कंटिन्यू कर पाए तो आपको एक बड़ा अच्छा फंड मिल जाएगा जो आप अपनी फैमिली के लिए रख सकते हैं या आपके रिटायरमेंट के लिए रख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, 1000 रुपए को मान के चलिए आपने, अब मैंने अभी आपको 25 साल और 40 साल के एग्जाम्पल दिए, मैं सिंपल 10 साल का एग्जाम्पल अभी आपको देता हूं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, अलग अलग टाइम पीरियड में आप अगर 1000 रुपया डालते हैं तो 12% के हिसाब से कितना हो सकता है कंपाउंडेड रिटर्न, और 15%, दोनों एग्जाम्पल है। 12% के हिसाब से 1000 रुपया भी आप पर मंथ करते हैं तो पावर ऑफ 1000 में ये 2,03,030 रुपया बन जाता है। 15 साल में 5 लाख रुपया बन जाता है। तो अगर आपने अपना फाइनेंस का एक गोल सेट किया है कि 10 साल के बाद आपके बच्चे की कॉलेज की एजुकेशन चालू होने वाली है, और आपको उस कॉलेज की एजुकेशन के लिए आपको 15-20 लाख 25 लाख रुपए चाहिए 10 साल के बाद, जो भी आपने गणित किया है, सपोज 25 लाख रुपए का आपने टारगेट बनाया है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से अभी आप प्लानिंग कर सकते हैं कि मान के चलिए मार्केट में भी जो गड़बड़ हुई है उसमें आगे हमको 12% ही रिटर्न मिलेगा। तो मुझे अगर 23 लाख रुपया चाहिए तो मुझे 10,000 की आज एसआईपी चालू कर देनी चाहिए। अगर मैं आज 10,000 रुपये की एसआईपी पर मंथ चालू करता हूं तो 10 साल के बाद जब मेरा बच्चा कॉलेज में आएगा तो मेरे हाथ में 23 लाख रुपया रहेगा। अगर आप मान के चलिए आपकी बिटिया की शादी होनी है 15 साल के बाद, आज उसकी उम्र अगर 7-8 साल की है, तो 15 साल के लिए आप हर महीना 10 लाख रुपया, 10,000 रुपया हर महीना आप इन्वेस्ट करेंगे, तो 15 साल के बाद अगर 12% भी रिटर्न हमको मिलता है तो 50 लाख रुपया आएगा। 1000 पे 5 लाख मिल रहा है तो 10,000 पे 50 लाख रुपया आएगा। आपकी बिटिया की शादी का फंड इस तरीके से आप जमा कर सकते हैं। अगेन, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये एग्जाम्पल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले 10, 15, 20 साल के पीरियड में हमें डेफिनेटली ये रिटर्न्स मिलेंगे, पर ये गारंटी नहीं है रिटर्न्स की।
इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट न करें। इस तरह का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, एक बहुत अच्छा सिंपल, इसमें इन्वेस्ट करें। ये एक सिंपल स्लाइड है जो इकोनॉमिक टाइम्स की एक पुरानी कटिंग से हमने ली है कि खराब में खराब एसआईपी ने 15-20 साल के पीरियड में 13% हर महीने का, हर साल का रिटर्न दिया था, और अच्छी एसआईपी ने 21% का रिटर्न दिया था। तो हम मान के चल रहे हैं 15% रिटर्न आगे भी मिल सकता है इंडियन मार्केट्स के हिसाब से, बिकॉज इंडिया मार्केट अभी भी ग्रोइंग स्टेज पे है। यहाँ पे 14-15% एक्सपेक्टेशन है। मगर आज की डेट में जिस तरह से ब्याज कम हो रहा है, उसकी सबसे आगे जाके 10 साल के अंदर शायद 12% की सबसे अगर कैलकुलेशन पकड़ के चले तो ज्यादा रियलिस्टिक हो सकता है। अब एक और छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। आई होप कि थोड़ा सा, ये मीटिंग लंबी चल रही है, 10 मिनट में मैं शायद वाइंड अप कर पाऊंगा, एंड यू ऑल आर एंजॉइंग द वेबिनार। ग्रेट, आई कैन सी सम हैंड्स। तो हमने वेबिनार स्टार्ट किया तभी भी कुछ 67 पार्टिसिपेंट्स थे, और अभी भी कुछ 63 पार्टिसिपेंट्स है। सो दैट्स अ वेरी गुड अटेंडेंस फ्रॉम नम्रता जी। थैंक यू अगेन फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू प्रशांत गावड़े जी। नाउ लेट अस लुक एट, आप अपने पैसे से ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं। लेट अस लुक एट हाउ यू कैन मेक हार्ड अर्न मनी वर्क मोर हार्डर। मान के चलिए आपने कहीं फ्लैट सिलेक्ट किया है और उस फ्लैट की कीमत है 50 लाख रुपया, मान के चलिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप उसका होम लोन लेते हैं 50 लाख रुपए का, जो 9.5% पे आपको मिला है 20 साल के लिए। तो हालांकि 8.5 की जगह, 9.5 की जगह आज की डेट में तो 8.25 8.35 के रेट हो गए, पर ये एग्जाम्पल है, मान के चलिए। तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पे 9.5% पे मेरा मंथली EMI आएगा 46,000। तो अगर मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं तो मैं आपको बोलूंगा कि सर 20 की जगह इसको 30 साल कर दीजिए। तो अगर ये आप सेम, बाकी सब कुछ सेम रखते हैं, 9.5% का 50 लाख का होम लोन 20 के बदले 30 साल करने से हमारे को महीने का EMI आएगा 42,000 ओनली। तो हमारा महीने का कितना सेविंग होगा, क्लोज टू 4,000 रुपए। अब मान के चलिए ये जो 4,564 रुपया जो बच रहा है हमारा, ये बचत का हम क्या किए, हम क्या करें। ये 4,500 रुपए की बचत को अगर मैं SIP में, यस विरल जी, यस भक्ति जादव जी, यू आर करेक्ट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैं अगर महीने का SIP चालू कर दूं ये 4,500 रुपए की, तो क्या चमत्कार हो सकते हैं, ये हम देखते हैं आगे। मैंने इसमें सारे प्लॉटिंग किए हैं, 10% रिटर्न, 12% रिटर्न, 15% रिटर्न, 18% रिटर्न, और मैंने सारे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल सब प्लॉट कर दिया है। तो अगर मैं मान के चलूं 12% ही रिटर्न मिला, तो 20 साल में ये 4,500 की SIP, एक तरफ आपका 42,000 का EMI चालू हो गया, सपोज 10 तारीख को हर महीने, और उसी 10 तारीख को आपका 4,500 रुपए का म्यूचुअल फंड का SIP भी साथ में गिरना चालू हो गया। तो 12% का भी अगर कंपाउंडिंग मिला तो हमारा 45 लाख का फंड जमा होता है 20 साल के एंड में। विरल जी आपने सही बोला, 20 साल के एंड में आप देखेंगे तो आपके 50 लाख का जो घर था, मोटा मोटा उतने ही वैल्यू आपको SIP से बन गई है, आपका घर पूरा एक तरफ फ्री हो गया। और आप मान के चलिए कि आपको 12% की जगह आप लकी हैं, और 15% अगर हमें कंपाउंडेड रिटर्न मिल गया, तो ये हो जाएगा 68 लाख रुपीज। घर के साथ साथ में इंटीरियर भी फ्री हो गया, फर्नीचर भी फ्री हो गया। तो आप अपना लोन चुकाते जाइए हर महीने 42,000 का, साथ में 4,500 की SIP से, आप देखिए कि ये कितना पैसा आपके लिए बन रहा है। और मान के चलिए 20 साल के बाद आपको लगता है कि ये पैसा मुझे ले लेना चाहिए, और मगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी बन चुकी है, सपोज आपने अपना, आपका बहुत अच्छा ऑलरेडी आपने पैसा बना लिया है, और आपको तब आपको ये पैसे की जरूरत नहीं है, तो 12% कंपाउंडिंग पे अगर कोई मेरा पैसा बढ़ रहा होगा, तो मैं बेवकूफ हूं अगर मैं उस पैसे को बाहर निकालूंगा।
क्योंकि जिस चीज को आपने 15-20 साल सेका है, अगर आप उसको 5 साल के लिए और छोड़ देते हैं तो देखिए 25 साल में क्या हो रहा है, 45 लाख का 85 लाख हो रहा है, सीधा डबल। दिस इज नथिंग बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 68 lakhs is becoming 1.48 crores, 1 crore 48 lakhs, पैसा सीधा डबल से भी ज्यादा। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप देखेंगे पहले 5 साल में कोई बड़ा पैसा नहीं बना है, 3 लाख 3.5 लाख का फिगर आ रहा है, पर जब हम 15-20 साल 25 साल की बात करते हैं तो पैसा सीधा मल्टीप्लाई होता है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना। और उसको इस स्पीड में बढ़ाने के लिए आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल का पेशेंस चाहिए, चाहिए और चाहिए, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सो इन्वेस्टिंग शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म। एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जो आप करते हैं एसआईपी के थ्रू, उसमें तो आप कम से कम 5 से 10 साल का व्यू कम से कम पकड़ के चलिए। आज आपके यहाँ, आपके रिलेशंस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई शादी होती है, या कहीं किसी के बच्चा होता है, या कोई पार्टी रखी जाती है, तो आप क्या करते हैं? उस पार्टी में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? 100% जाते हैं। और उस पार्टी में जाने के टाइम पे हम 1000, 2000, 3000 रुपए की गिफ्ट भी लेके जाते हैं। अब आजकल गिफ्ट में 1000, 2000 में कुछ नहीं आता है, क्रॉकरी के सेट या ऐसी आलतू फालतू चीजें ही मिलती है। तो क्यों ना हम म्यूचुअल फंड का एसआईपी गिफ्ट कर दें? क्या ये ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है कि आप किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, आप उसको बधाई देने जा रहे हैं, तो आप आलतू फालतू की 1000 रुपए की गिफ्ट खरीदने के बदले उसे म्यूचुअल फंड की गिफ्ट दे दीजिए। एक पहला पहला महीने का हफ्ता आपके पास से गया है, और अगले बाकी के हफ्ते बाद में हर महीने जो एसआईपी के महीने के, वो आपके उनके पेरेंट्स भरेंगे। 10 साल के बाद या 15 साल के बाद जब वो बंदा हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में आने की आसपास पहुंच चुका होगा, आपको उनके पेरेंट्स दुआ देंगे कि भाई आपने वो 1000 रुपए की एसआईपी का बहुत अच्छा हमको काम शुरू करवाया, और आज हमारा एक अच्छा फंड बन चुका है। नाउ कैन यू हियर मी? सो मान के चलिए आपका ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, सेक्टर के फंड्स होते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको सेफ्टी चाहिए, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, वो भी काफी तरह के होते हैं। गिल्ड फंड्स होते हैं, इनकम फंड्स होते हैं। फिर आपको मनी मार्केट, अगर आपको और ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो मनी मार्केट में लिक्विड फंड्स होते हैं, ओवरनाइट फंड्स होते हैं, गोल्ड फंड्स भी होते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स, या तो आप गोल्ड फंड्स में भी लगा सकते हैं पैसा। आप सीधा मार्केट में फिजिकल गोल्ड खरीदने की जगह हर महीने गोल्ड की एसआईपी कर सकते हैं ईटीएफ में, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है फ्यूचर में आपकी डॉटर के मैरिज के लिए पैसा जमा करने का। आप उस जब 1 साल की है आपकी डॉटर, या जब वो पैदा हुई है, आप उसके नाम से हर महीने 1000-2000 का गोल्ड ईटीएफ करिए, और जब वो 20 साल की एज में हो रही है तब वो गोल्ड ईटीएफ को रिडीम कर लीजिए। मार्केट रेट जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको गोल्ड वापस मिल जाएगा। एक सिंपल उदाहरण है ये। प्लस बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर में मिक्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमें बैलेंस फंड्स हैं, एंड सब मिक्स फंड्स आर देयर, एमआईपीज एंड ऑल। तो ये सारे अलग अलग फंड की और डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो नम्रता जी गवाड़े आपको जरूर दे सकती हैं, क्योंकि हम इतने सारे टॉपिक्स एकदम से कवर नहीं कर पाएंगे, बट वी आर जस्ट टचिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स। सो कल को अगर हमें टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो इंश्योरेंस के साथ साथ ईएलएसएस भी बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है। ईएलएसएस के अंदर में मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलेंगे आपको, जिसमें आपको सेक्शन 80C के अंदर बेनिफिट भी मिलेगा, पर 3 साल का लॉक इन आएगा। ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स।
और जब आप ये 3 साल के बाद लॉक इन के बाद अगर आप बेचते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन टैक्स भी फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख तक फ्री रखा हुआ है। सो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग वर्सेस स्मार्ट अल्टरनेटिव्स। सेविंग्स अकाउंट में पैसा ना रखें। सेविंग्स अकाउंट में आपको लिक्विड फंड्स, सेविंग्स के मुकाबले आप लिक्विड फंड में पैसा रखें। बैंक फिक्स डिपॉजिट्स के सामने आप डेट फंड्स में रखें। एफडी में आपको 4% मिलेगा, डेट फंड्स में 6.5-7% तक मिल सकता है टैक्सेबल। सिंपल फिजिकल गोल्ड के बदले आप गोल्ड ईटीएफ रखें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रखें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जानकारी भी आपको नम्रता जी के यहाँ से मिल सकेगी। ईएलएसएस मैंने बात ऑलरेडी कर दी। हेल्थ वर्सेस वेल्थ मैं ये प्रेजेंटेशन बाद में भेज दूंगा। हैव अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑलवेज हैव अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर टू एडवाइस यू। So to wrap up this presentation, start as early as possible, invest regularly, market नीचे आ गया बोल के बंद ना करें इन्वेस्टमेंट्स, एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मैं बोल रहा हूँ इक्विटी बहुत अच्छा है बोल के सारे पैसे इक्विटी में ना लगाएं। गोल्ड भी लें, थोड़ा एफडी भी लें, थोड़ा डेट मार्केट भी लें, मगर इक्विटी मिस न करें। अगर ये 3 चीज आपने सही तरीके से कर ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। विद दिस, थैंक यू एंड इन्वेस्टिंग, एंड if we have time we can take Q&A also. I hope you like the presentation.